सर जैसे कि मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में कुछ बताएं कि कैसे आपकी लाइफ की जर्नी थी, कैसे आपका आर्मी का एक्सपीरियंस था और कैसे कैसे आपने स्ट्रगल की और अचीवमेंट्स आपकी क्या क्या है। थैंक यू। Okay, before I start off, I must thank you for calling me. मुझे अच्छा लगा कि आपने बुलाया, आपसे मुझसे बात कर रहे हो और मुझे अच्छा लगेगा अपने बारे में बताने के लिए। ज़िंदगी काफ़ी लंबी चली है, अच्छी चली है, बहुत खुश हूँ मैं अपनी ज़िंदगी से। और ये whatever I have done, जो भी मैंने किया है ज़िंदगी में, I genuinely owe it to my parents. मदर फादर ने बहुत हमारे को दे बिन रोल मॉडल एक्चुअली। और मेरे जो जितने ब्रदर्स सिस्टर्स हुए, बिकॉज आई एम द यंगेस्ट, मैं सबसे छोटा था घर में। हम 5 भाई बहन थे और मेरे फादर CBI में, इज लास्ट पोस्टिंग वाज इन CBI राइट फ्रॉम हिज रेजिंग। बट जो चीज़ें हमने सीखी उनसे वो ये थी कि उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब ज़मीन से उठे हैं। वो राजस्थान से माइग्रेट होके हिमाचल जाना, हिमाचल में इस्टेब्लिश होना, फिर वो ज़िंदगी आगे चलते जाना। और एक बच्चा स्कूल का विदाउट पेरेंट्स, इन द सेंस हिज फादर एंड मदर दे एक्सपायर्ड वेरी अर्ली, एंड उन्होंने अपने बलबूते पे और अपने ब्रदर्स के साथ में मिलके उन्होंने पढ़ाई करना। जैसे खास करके हिमाचल के अंदर में, गांव के अंदर में शादियाँ जल्दी हो जाती। सो मेरे मदर जस्ट 11 साल के थे, जो कि हमको बाद में पता लगा फादर के थ्रू। My father was a very good writer. He used to write well, Persian and Urdu and English, बात की बात है। बट उनके बाद में हम सबसे पूछते थे तो हमको पता लगा कि वो 11 साल के थे जब उनकी शादी हुई। एंड माई फादर वॉज आई थिंक 17 years of age, और उन्होंने मैट्रिक करी थी उस टाइम पे सोलन डिस्ट्रिक्ट से, एंड देन ही वाज टू गो टू पटियाला फॉर महिंद्रा कॉलेज। उस टाइम पर्शियन उर्दू सब्जेक्ट्स होते थे सर इनके? हाँ जी? सब्जेक्ट्स होते थे पर्शियन उर्दू, कैसे वो उन्होंने सीखा बिकॉज महिंद्रा कॉलेज में जब गए तो वहाँ पे उनकी लैंग्वेजेस होती थी ना। तो हाँ, बिकॉज जो भी लोग पहले पढ़ते थे उनको उनके सब्जेक्ट्स होते थे, पर्शियन, उर्दू, इंग्लिश एंड अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो, बट दे वर ऑल्सो देयर। एंड फिर जो भी लोग आते थे तो वो जिनकी पर्शियन अच्छी होती थी या उर्दू ज़्यादा अच्छी होती थी तो वो फिर पंजाब, पुराना पंजाब है उस टाइम पे क्या होता, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब जो था ये सारा एक ही होता था। तो उस टाइम पे लोगों को एजुकेशन का ज़्यादा सेटअप्स नहीं होते थे, सिर्फ पटियाला ही एक जगह होती थी। तो वहाँ पे लोग आते थे तो पढ़ाई जो भी होनी होती थी उसके बाद में लाहौर जाते थे। सो उससे उर्दू का होना जानना ज़रूरी होता था। पर्शियन के अंदर में काफ़ी चीज़ें होती थी, वो लोग पढ़ने होते थे। तो मैं फादर यूज्ड टू गिव ट्यूशन ऑल्सो दैट टाइम व्हेन ही वाज 17 कैरी वे। तो मदर को मतलब उन्होंने अपनी वाइफ को डेवलप किया। एक 11 साल का बच्चा जो कि गांव में रहता है, फिर 13-14 साल का होता है तो उनको साथ लेके आते हैं, तो उन्होंने कैसे उसको डेवलप किया होगा। तो उनकी बातें सुनते थे हम लोग, उससे बहुत कुछ सीखने को मिला कि एक हस्बैंड अपनी वाइफ को, जिसको उसने बनाना होता है। व्हेन माय मदर एक्सपायर्ड शी न्यू लॉट्स ऑफ थिंग्स इन वर्ल्ड जो आज के मॉडर्न लोग भी नहीं जानते हैं। क्या एज थी आपके फादर की जब उनकी मैरिज हुई? When he died, he was जब उनकी मैरिज हुई he was 17 years old, 17 साल की उम्र थी उनकी ना, और मदर की 11 साल की थी। तो जब वो 20 के करीब हुए तो वो साथ में गांव से माय मदर केम टू पटियाला अलॉन्ग विद हिम। सो वहाँ से फिर जिंदगी उनकी एक्चुअली शुरू हो गई। एंड अपने बच्चे की नस्ल को मतलब सिखाया उन्होंने। तो कई बार बोलते हुए थे कि योर मदर, आई मीन ही यूज्ड टू ऑलवेज टेल अस लाइक दिस, कि जो हमारी मदर थे शी यूज्ड टू बी लाइक अ चाइल्ड, एंड आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम हिम ड्यूरिंग हिज लास्ट years of when he is 80-85 and above. He could come and sit with us sometimes, because not that we could go to sit to him because we were in the army. So whenever he used to come, so they used to come and then we used to sit with him. तो काफ़ी ज़्यादा नरेट करते थे वो कि ना किस तरीके से एक बच्चा होता है जैसे ना संभालना होता है। उनको वही ज़िद्दी होना, ये दौर देखा है हमने आपस में। कभी कोई एग्जीबिशन चले गए, वहाँ पे उन्होंने मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे बैंगल्स चाहिए, मुझे ये चाहिए। तो वो खाना बनाना कैसे है वो। एंड when we were when we started going to school, college, my mother had become excellent tailor, very good embroidery,
Cooking तो खैर you name anything and she'll cook. She could read and write well, read well, in the sense she could monitor us when we were in Chandigarh to what we are doing in our schools. And a child like husband wife ने आपस में develop करके, and my father was in the CBI, and he used to be always out. She was the one who was managing the whole house, where we were 5 brothers and sisters. आपने कब ज्वाइन किया आर्मी? I did my graduation in 1976 from JV College Chandigarh. And 1977, I joined the academy, Indian Military Academy, Dehradun. And then the life started. I got commissioned in 1978, December, into 1st Light Infantry. सर आज का टॉपिक वैसे जो हमने रखा था पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर रखा था, तो मैं थोड़ा सा के ऊपर उस पर बात करता हूँ। Sure. जैसे कि आप सिलेक्शन कमेटी में भी थे इसके लिए, तो बेसिकली क्या पैरामीटर्स हम रखते हैं कि ये इसका फिजिकल फिटनेस एंड ये इसका मेंटल फिटनेस का क्या पैरामीटर होता है? आर्मी में जाने के लिए सबसे पहले तो एक प्रोसेस है कि जो सभी को पता होना चाहिए, जो कई लोगों को नहीं पता होते हुए भी इसलिए नहीं पता होता क्योंकि वो दे नॉट वेरी सीरियस इन नोइंग थिंग्स। जैसे कि कोई आज के माहौल में 10+2 कर लेता है या कर रहा होता है, फाइनल एग्जाम देना होता है, तो एनडीए के लिए वो अप्लाई कर सकता है प्रोविजनली। एंड नॉर्मल जैसे 10+2 के सब्जेक्ट्स होते हैं उसी से उसके रिटन एग्जाम होता है, यूपीएससी का पहला टाइम होता है। एंड जो यूपीएससी क्लियर कर लेता है उसके बाद में वो जाते हैं सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में, एसएसबी इंटरव्यू होता है। नो एसएसबी इंटरव्यू पहले हमारे टाइम के अंदर में इंटरव्यू यूज्ड टू बी ऑफ 4 days, जिसमें साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं अंडर द यू नो दोज वर द साइकोलॉजिस्ट्स। कुछ एग्जांपल्स देंगे सर कैसे साइकोलॉजी? I'll tell. And then the second test is also the GTO test होता है और एक इंटरव्यू होता है। So these are the three people who judge a candidate. Okay. Now a candidate is seen from 3 angles: his psychological part, his reaction, his how he manifests in a group, how he performs in a group. Whether he is a leader, what type of leader he could be, that is the group. And then through IO, that is the interviewing officer, takes out all these things through interviewing, knowing his inside, what kind of a personality he is. So the psychologists see in detail, which is like they are given IQ test, then they got a word association test, picture writing, then IQ tests are there. So these things are given a story, and out of that, the psychologists they draw out his qualities. There are various qualities, a lot of qualities are there to be a good leader. One is the political leader, the other is a military leader. For a military leader, he has to have so many qualities, which compass something like, just to give you, he has to have very good reasoning. His expression has to be good. Now, when I say expression, it does not mean कि ये अंग्रेजी में ही होना चाहिए, हिंदी में भी होना चाहिए। जो भी लैंग्वेज में बात करे वो बिल्कुल फ्लॉलेस होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, और एटिकेट्स होने चाहिए उसको, और उसका बॉडी लैंग्वेज भी अच्छा होना चाहिए, उसकी रीजनिंग होनी चाहिए उसके अंदर भी। सर बॉडी लैंग्वेज की कुछ टिप्स बताओ, कैसे आप ऑब्जर्व करते हैं कि ये फिट है बॉडी लैंग्वेज को देखकर? कैसे बॉडी लैंग्वेज के अंदर में देर आर पीपल, ये आपका आउटफिट से शुरू हो जाता है। ओके, what do you like to wear? There are people who like to wear ring here, stud here, maybe tattoo here and there, and then have odd sorts of hairdresses, and wearing clothes. One should be comfortable, but should be as per the occasion. Okay. If he has that kind of a taste or not, does he believe it? Does he know it? That is he supposed to be told that where you have to be formally dressed and where you should not be formally dressed? Okay. So this is how individual's psychology comes out. Whether he's a casual man or he is methodical, or does he give due regard to the society, social setups? Not that I go to my village
and I attire in a very total different manner, in the sense that which villages don't even like it, because we know our social status, whichever status we belong to, and whichever culture we belong to. So the people should know how to behave there. You know, if a person is going to a like we are from Himachal or a bit of a Rajasthani, so if we try to go totally jazz, westernized, probably it may not be taken that healthily. It may not be taken healthily. I'm not saying it not taken healthily. Earlier, yes, it used to be. Now still things are changing, you know. Things are changing. People are seeing videos, seeing all this, how people are behaving, what dresses are going around. So what I personally feel that personality comes out, it is not how people are dressed. It is how you like to dress. You know, there has to be some reason as to why do I dress up like this. There has to be some reason. So that reason comes out. Ki if I come for an interview, suppose I got an SSB interview, I should know. I should be properly dressed, in the sense when I go for an interview, how, if I'm in a GT or the task, what I should be wearing, how it should be wearing, you know. So this is how the personality comes out. सर कुछ एक्टिविटीज़ भी होती है पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए कुछ एक्टिविटीज़ भी होती हैं? बहुत ज़्यादा होती है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट सबसे पहले तो पब्लिक स्पीकिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू दैट brings up the personality of a person. Then a person must know how to what are the etiquettes which are supposed to be used here and there, because everything becomes personality. You know, it's part of personality. Part of personality is your etiquettes, your how to wear etiquettes, your social behavior. This something these days SQ is coming out instead of IQ. People are living more stress on SQ. How is the person is socially conducting himself. So this is a part of now personality. सर मेरे को ना सर एक मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन एक्चुअली होता है कि आर्मी पर्सन सिविल लाइफ में एडजस्ट करना उसको थोड़ा मुश्किल लगता है, या फिर वो इमीडिएट गुस्सा हो जाता है सिविलियंस पर कि क्योंकि वो इतने डिसिप्लिन में रहे होते हैं। मैं एक छोटी सी बात करता हूँ, एक छोटा बच्चा होता है, उसकी लर्निंग ऐसी शुरू होती है कि स्कूल में जाना, उसको प्रॉपरली ड्रेसअप होना, टाई बेल्ट इन दिस यूनिफॉर्म, और उसको शूज़ पॉलिश करना सारा, एंड ये उसका एक पूरा एक नंबर 12th क्लास तक चलता है। 12th क्लास के बाद उसको थोड़ी सी आज़ादी मिलती है कॉलेज में, जहाँ पर वो बुक्स की जगह कुछ बुक्स कैरी कर सकता है, मतलब इतना पूरा बैग की जगह कुछ बुक्स कैरी करता है, और वो उसको इंजॉय भी करता है, अपनी फ्रीडम को इंजॉय करता है कि जैसे ही वो स्कूल से कॉलेज में शिफ्ट होता है। उसके बाद अगर मैं देखूँ तो हमारी सोसाइटी ने हमें एक व्हाट इज़ लाइफ, व्हाट एजुकेशन इज़, वो हमें एक लाइन में चलना सिखा रही है कि सिमिलरली अब आर्मी में ये डिसिप्लिन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि आर्मी इज़ बेस्ड ऑन डिसिप्लिन, completely disciplined, like you should obey the order कि आपको आपके सीनियर्स ने क्या कहा है, एंड वो एक इस चीज़ को आप कैसे डिफाइन करते हैं कि सिविल लाइफ में आके आर्मी पर्सन को क्यों मुश्किल हो जाता है? No, actually I'll give you the let's go around what is life, you know. आमतौर पे पहली बात तो ये है कि पहले शुरू में ना तो आर्मी लाइफ होती है ना सिविल लाइफ होती है। जब हम पैदा होते हैं, चाहे हम फौजी के घर में पैदा हों, पर हम एज ए सिविलियन वी कम एज ए चाइल्ड, यू नो। हम एक पप की तरह से होते हैं, लाइक डॉग का पप होता है या सम किटन होते हैं। अब उसको अनुशासित करना, हम लोगों को प्रॉब्लम पता है कहाँ आती है, चाहे वो सिविल हो या आर्मी हो। आर्मी में तो डेवलप किया जाता है, मैं आर्मी की बात कम करूंगा, सिविल की ज़्यादा करूंगा। उसका रीज़न है बिकॉज आई नो आर्मी बैकग्राउंड बैकवर्ड्स, बट सिविल में भी मैं जमा पला तो सिविल में ही हूँ, है ना। सो एक अनुशासन होता है, अनुशासन इज द बैकबोन ऑफ एवरीथिंग। कुछ लोगों को अनुशासन में रहना पसंद है, कईयों के लोग 99% लोगों को नहीं है। 99% मदर्स जो होती हैं आर द मेजर फैक्टर्स वेदर दे वुड मेक देयर चिल्ड्रन टू बी डिसिप्लिन्ड और नॉट। अनुशासन, और वो दैट स्टार्ट्स फ्रॉम गेटिंग अप इन द मॉर्निंग। एवरीथिंग लाइक माई मदर इज टू ऑलवेज गिव। हमने फार्मी जॉब में जाके तो बहुत कुछ सीखा, पर जो मदर ने या मतलब फ्रॉम दी फैमिली बैकग्राउंड से आया, थोड़ा सा नॉट दैट की दैट स्ट्रिक्ट, जैसे सूरज उगता है सवेरे, इट इज फॉलोइंग अ डिसिप्लिन। It starts, it rises at
6:30 उसके पहले ब्रह्म मुहूर्त होता है, यू नो। लोगों को ब्रह्म मुहूर्त पता ही नहीं क्या होता है। सो क्यों नहीं पता? बिकॉज उनको पता है ये डिफिकल्ट पार्ट है। सो सिविल के अंदर में होता है कि हम वही करेंगे जो आसान है, यू नो। ये शुरू से ही एक प्रवृत्ति बन जाती है हर इंसान की। अब हमारे 130 करोड़ जनसंख्या है, आम यूज से मुश्किल से 12-13 लाख की होगी। रिटायरमेंट सब कुछ मिलाने के बाद में 30-40 लाख होगी, 30 होगी, तो 1 करोड़ भी नहीं हुआ, यू नो। तो ज्यादा जो लोग हैं वो बाकी 125 करोड़ लोग जो हैं, मान के चलो 125, 125 करोड़ लोग ऐसे हैं जिसमें से 99% ही डिसिप्लिन नहीं मानना चाहते, जस्ट 1% डिसिप्लिन मानना चाहते हैं कि मुझे अनुशासित रहना है, मुझे शेड्यूल फॉलो करना है। आप मैंने कॉर्पोरेट में भी काम किया है, मैंने आर्मी में भी काम किया है, मैंने स्पोर्ट्स में करा है, मैं आई बीन फैकल्टी इन सम ऑफ द इंस्टीट्यूट, मतलब मैंने कॉलेज लाइफ भी देखी भी है और बाद में पढ़ाया भी लोगों को। People are not very happy if they are told कि अनुशासन, वो समझते हैं अनुशासन तो सिर्फ फौजियों के लिए होता है। नो, अनुशासन जो जिंदगी का अनुशासन है सबके लिए आना जरूरी है। चाहे वो किसान है, किसान के लिए अनुशासन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं किसान, हमारे घर में खेती होती है, मैं खेती करता भी रहा हूँ जब भी छुट्टी जाती है। सर जैसे अब हम फार्मर्स की बात करते हैं तो उनका एक नेचर बड़ा शांत है, थोड़ा स्टेबल है। किसका? जो किसान लोग, मैं उनका किसान का भी है, उसका भी शांत इसलिए होता है अगर तो उनकी क्रॉप ठीक आ रही है, अगर ठीक टाइम पे उठ के काम कर रहे हैं। जो उनके जो बुजुर्ग हैं, जैसे हम गांव जाते हैं तो हमारे जो बुजुर्ग हैं वो बोलते हैं भाई खड़े हो जाओ, सवेरे उठ जाओ, जल्दी चलो और फटाफट करके दोपहर को 10 बजे के बाद में गर्मी ज्यादा हो जाएगी, पहले काम करके खत्म आ जाओ, फिर लंच करो, रेस्ट करो, फिर शाम को फिर जाओ। एक साइकिल बनाते हैं। जहाँ ठंड के इलाके, हमारे पास ठंड में भी, हम हिमाचल के हैं, तो वहां पे बताते हैं कि नहीं सवेरे उठना 7 बजे 8:30 बजे नहीं, दोपहर को जब धूप आ जाती है तब जाओ, ताकि आपको कोई बीमारी ना लग जाए, आपको ठंड ना लग जाए, शाम को देर लेट नहीं जाना बाहर। तो ये हर जगह पे शेड्यूल बन जाते हैं। किसान के जो ऑर्चर्ड्स हैं, जिनकी खेती है, उनके अपने शेड्यूल बन जाते हैं। दिस व्हाट शेड्यूलिंग, यू नो। सो शेड्यूलिंग इज व्हाट? अनुशासन। टू गिविंग लाइन। बच्चों को कहते हैं सुबह जल्दी उठो, टेक ऑक्सीजन, गो आउटसाइड, थोड़ा सा हिलो विलो, थोड़ा सा खाना खाओ, एक सिस्टम बना देना चाहिए। तो ये ज्यादा लोग पसंद नहीं करते हैं। सर एक ना हमारे पुराने बॉस थे, मेरे को उनकी बात याद आती है। वो कहते हैं कि जैसे गांव में बैठो तो वो कितनी देर बुजुर्ग ऐसे ही ना चुपचाप ही बैठ सकते हैं अपने पेड़ के नीचे, और कितनी देर शांत होके बस वैसे ही बैठ जाते हैं। अगर हम यही चीज़ हम दूसरी शिफ्ट करते हैं अर्बन स्टेट्स में, अर्बन सिटीज़ में, तो यहाँ पर ये चीज़ें शांत बैठना, तो बंदा उसको 4 बंदे आके पूछने लग जाते हैं तो व्हाई यू आर सिटिंग लाइक दिस, और तो क्या प्रॉब्लम है ये वो। और ये एक मैं इसलिए कह रहा था कि क्या किसान जैसे फार्मर्स की बात करते हैं, इनके लाइफ में एक ठहराव सा रहता है। मैंने जो देखा है कि वो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट या बोले तो कई बार बात करते हैं। इनका आई कैन अंडरस्टैंड कि हाँ वो क्या ये विलेज का एनवायरनमेंट ऐसा है कि वो इतने खुले खेत होना और एकदम शांति वहाँ पर रहना, और या फिर शहर का एनवायरनमेंट ऐसा है कि यहाँ पे नॉइज पोल्यूशन की वजह से और अदर थिंग्स की वजह से लोग थोड़ा ज़्यादा फास्ट हैं? ऐसे लोग विनम्र क्यों होते हैं, एजिटेटेड क्यों होते हैं, डिप्रेशन में क्यों जाते हैं, एक्साइटेड क्यों होते हैं? इट इज़ अ साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, यू नो। अब क्या होता है कि जो खेती बाड़ी करता है उसको पता है कि मेरे पास अगर मैं काम करूंगा तो मुझे आई विल गेट गुड थिंग, अगर मैं काम नहीं करूंगा तब भी मेरा ये ज्यादा होगा, तब भी मेरे काम खराब होगा, तब तो ही इज शांत, ही इज गॉट नो कॉम्पिटिटर। इट इज नॉट कॉम्पिटिशन देयर, इसकी डिपेंडेंसी नहीं है, हाँ, he is doing everything for himself and whatever good or bad comes he comes to it. But whereas the person who stays in a urban area, अब अर्बन एरिया में वो एक समाज में, उसका एक समाज अलग है, वो समाज अलग है। वहाँ पे फार्म हाउस ज्यादा अकेला है, 2-4 गाँव होंगे, कई जगह फिर कईयों के सिस्टम ऐसे हैं विलेजेस के, कईयों के खेत बाहर है, रहते एक जगह है, तो वो उनका साइकोलॉजिकल डिफरेंट एस्पेक्ट है। जो फार्म हाउसेस में रहते हैं उनका साइकोलॉजी अलग है, पहाड़ों के अंदर में जो ऑर्चर्ड चलाते हैं वो उनका साइक अलग है, और जो खेती करते हैं उनका अलग है। जो पहाड़ों की बात है, प्लेन के अंदर में टोटली डिफरेंट है। सो व्हाट एंड अर्बन एरियाज चाहे वो पहाड़ के हो कहीं के, उनका माइंडसेट एक ही होता है कि कंपटीशन है। सिर्फ पहाड़ों को छोड़ के वहां पे ज्यादा कम कंपटीशन कम होता है, प्लेन्स के अंदर में कंपटीशन ज्यादा है। इट इज फिटेस्ट ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। जो ज्यादा
एक्सर्ट करेगा, कंपटीशन यहाँ ज्यादा है, आपस में देखा देखी नहीं। कॉर्पोरेट भी अगर हम देखेंगे, कॉर्पोरेट इज गुड कि हम एक दूसरे के कॉर्पोरेट करते हैं, तो वो कॉर्पोरेट्स जो से हैं वो सिटीज़ में ही आके अपने इंडस्ट्रीज लगाते हैं, जिसमें हम जैसे मैंने भी आईटी कंपनी में और कॉर्पोरेट्स में काम किया हुआ है, वी कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड कि हमारी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी है और हमारा कोऑर्डिनेशन हमारा अच्छा रहता है। कई बार हमारी चीज़ों को लेकर की चीज़ें मूव नहीं कर रही तो बातें भी होती थी, लेकिन एट लास्ट डिपेंडेंसी थी एक दूसरे पे, हरारके थे, इसकी हरारकी थी, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी थी हमारी, तो एक वो वाला समाज है, एक वो वाला समाज है। एनी हाउ सर, हम थोड़ा सा इसको डिफरेंट लाइन में चलेंगे, एंड मैं थोड़ा सा आपके उस पर आता हूँ। शूटिंग का सर, आप आजकल शूटिंग्स की ट्रेनिंग दे रहे हैं, कहाँ पर कर रहे हैं सर? शूटिंग एक्चुअली मैं चंडीगढ़ से ही स्टार्ट करी थी मैंने शूटिंग, व्हेन आई वाज इन 8th-9th क्लास। तो चंडीगढ़ के अंदर में चंडीगढ़ क्लब पंजाब होती थी, पंजाब स्टेट, तो पंजाब स्टेट रेगुलर सेशन होती थी, एंड देन आई वाज इन एनसीसी। तो एंड माय फादर, एंड घर में गन्स हैं, गन्स थी, आई एम द ओनली यंगेस्ट पर्सन हु माय फादर यूज्ड टू keep going. I used to keep going along with him whenever he used to go for a hunt. That is in Himachal. So I was interested in shooting right at the beginning, and I used to shoot. And school में, कॉलेज में हमने शूट किया यहीं पर ही, डीवी कॉलेज के अंदर, डीवी स्कूल के अंदर में, एनसीसी के अंदर में, सेकंड चंडीगढ़ बटालियन एनसीसी जो है, इसका मैं कैडेट रहा हूँ टिल 11th क्लास। देन ग्रेजुएशन 76 तक सीनियर डिवीजन में रहा हूँ, उसमें भी एनसीसी में था। तो मेरे पास में सीरीज ऑफ बेस्ट शॉट के सर्टिफिकेट्स हैं, पहले मेडल नहीं होते थे, सर्टिफिकेट होते थे। फिर पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए, पंजाब यूनिवर्सिटी में शूटिंग करी है, तो करते करते आर्मी में भी गए, तो आर्मी शूटिंग टीम में आ गए। फिर मैंने कोचिंग कोर्सेज कर लिए। अब आई वाज अ नेशनल कोच ऑल्सो फॉर इंडियन टीम, नेशनल रेगुलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया का मैं परमानेंट मेंबर भी हूँ। तो अभी जब मैं इधर पंचकुला में आया 2016 में, सो मैं वैसे शूटिंग के बीच में रहना नहीं चाहता था। रीज़न ये था, मैंने बहुत कुछ किया था शूटिंग के लिए, मैं उसको दोबारा से आई विल नॉट ब्रिंग इट आउट एनीथिंग हियर, बट मैं ये कहने की कोशिश करूँ, मैंने काफ़ी कुछ अचीव किया शूटिंग के अंदर, मैं वो अचीवमेंट मैंने रिकॉल नहीं करना पसंद करूँगा। पर फिर मैंने यहाँ आया तो 1 साल हो गया था मुझे 2016 में, जब मैं जयपुर से आया, तो मेरे जो एक्स स्टूडेंट रहे हैं शूटिंग के अंदर में, जो मैं कोचिंग करता था, कहते सर अभी आप, मैं आई वेंट टू द कॉर्पोरेट्स, आई स्टार्टेड मेकिंग हॉस्पिटल्स and started running hospitals. So that's a different issue. That was a period of about 8 years after retirement. I took my premature retirement. I was director of Astana NCC, group commander here at Chandigarh NCC. Then I left everything for some reason. I'd not like to recall it. But I put up my papers from the army and I took premature retirement about 3-4 years in advance. And then sailed out to... कितने साल की सर्विस है? मैंने I served for 33 years. Yeah. And 1.5 years of training and 33 years. तो मैंने इतना तो कर ही लिया था काफ़ी। I was I mean, कैसे ज्वाइन करने का सोचा आपने सर? किसको ज्वाइन करने? आर्मी तो मेरी लव है, लोग तो बिलीव नहीं कर सकते कि मैंने प्रीमेच्योर रिटायरमेंट ले ली। ज्वाइन कैसे किया? Join, I went to, I told you, know, after graduation I did my IMA, Indian Military Academy. I told you in 76, 77 में मैंने ज्वाइन करा ना, ये तो बिगनिंग में कवर्ड दैट। सर थोड़ा सा हम सिलेक्शन बोर्ड के, जैसे वो हमारी बात हुई है कि आपने सिलेक्शन बोर्ड में बताया कि फिजिकल स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ और इंटरव्यूज भी होते हैं। इंटरव्यूज में क्या आप कम्युनिकेशन भी मैटर करती है? या कम्युनिकेशन एक्चुअली क्या है कि इंटरव्यू, साक्षात्कार, यू नो, अगर इंसान जो उससे पूछा जा रहा है वो अंदर से साफ तरीके से बाहर नहीं निकाल सकता, तो वो दैट इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ कम्युनिकेशन। द कम्युनिकेशन स्किल्स हैव टू बी गुड। इफ अ पर्सन इज नॉट, ही शुड नॉट बी एक्सट्रोवर्ट, ही कांट बी इंट्रोवर्ट आल्सो। दैट जो कुछ बोल रहे हैं वो उसको पूछ रहे हैं, वो कुछ जवाब नहीं देता, 2 लाइन में खत्म कर देता है। वहाँ पे whereas what is communication skill is to ensure that the person whatever he is asked, he should be given in detail, elucidate everything, so that there is no कोई शक ना रहे, कोई डाउट ना रहे। आपने कोई अवार्ड? I am gallantry award winner. I got a Chief of the Army Stars for gallantry in Sri Lanka. I shot Kanda Swami. In 19? That was in 89.
1989, 89. सर Up till कैसा माहौल होता है उस वक्त जब वॉर होता है, लाइक एवरीवन वुड एग्रेसिव और कि जस्ट मार देना बच्चा काइंड ऑफ थिंग्स, और इट वुड बी हाउ यू विल मैनेज दैट जोश एंड दैट स्ट्रेटजी कथा. war actually, I'll call it. There are two things. One is war. The other is operations. The low content, low conflict. LCO. LICO बोलते हैं इसको. LCO. LICO. Low intensity conflict. Low intensity conflict में कहीं पे मान लो कि militancy है, जैसे और श्रीलंका में war नहीं थी, but it was the operations. It was the operation Pavan. Of Pavan, where Indian Army went there to ensure that the LTT, which was the militant group there, they were trying to, in Sri Lanka, against government, they were trying to go, against them, and then created a scenario where a lot of killings were going around, and they were not letting Sinhalas, this thing. So between the two countries, something, and this is how the IPKF was made, that is the Indian Peacekeeping Forces, and we were part of the Indian Peacekeeping Force. This is in 94 they went, but we went in turn in 88, our unit. I joined them in 89. So वहाँ पे operations होते हैं, in areas are there, army is given some area, कि आप ये देखोगे, आप ये देखो. Then the overall plan is made. From where the militants are coming, how they have to be blocked, how they have to be neutralized, how they have to be motivated to surrender and join the mainstream. A lot of activities go. In that, they think that they are trying to make fool out of us and trying to neutralize us, and they will make us to surrender, and we will be not treated the way we want, because actually the inside story of Sri Lanka is sometimes बड़ी लंबी छोटी story है. Why this problem came? There are so many things in it, So, but आपने जैसे सवाल पूछा कि वहाँ पे ऐसा होता है कि when you are encountering this thing, so there are people who are very, aggressive in nature. They can use arms. They are very well trained. Everything. So they work against the uniformed force of the army, and the army will not take it lying down in any case. So you carry out operations to neutralize those militants. So during that firefight, you have to plan, ambush, you have to plan raids, you have to plan, ensure that their movement is disruptive, whether by sea or by road, by air, wherever. So you have to plan and then accordingly nab them or kill them. If the fight is there, then killing around is there. So this is how it happened, and I got involved in very important operations. I was lucky to have my CO sent us, and this is how they planned it, and we executed. I was just a major. I was 9 years of service, and very young. My younger daughter, was born 89, and I went to Sri Lanka 89 only. She was 3 months old when I left for Sri Lanka. And I had volunteered to go to Sri Lanka, though I could have been there in infantry school Mao. But I said, I want to go to Sri Lanka because my unit is there. I must go. And my posting order came, and accordingly I went. A lot of people said कि तो ये बच्चा अभी तो छोटा ही है, क्यों जा रहे हो? छोड़ो, जैसे normal civilians में होता ही है. अगर कोई कहता है, they try to demotivate you or whatever it is. I said no, I joined the army for these such type of thing and not be away from operations. So God willing, we came alive, and then thereafter when I became a CO, that was a good experience earned during that period. Then in JNK, then in Assam and Sikkim. So all these experiences come in. Then when I became the CO, when I started commanding the unit, so unit got a unit citation, Chief of the Army Staff in Assam area. So these are the learnings. People run away. That's why this is the problem in civil. Problem क्या होता है कि हम लोग in civil people like to corporate maybe there used to be I like to वो वाले वापस लिए ला रहा हूँ क्योंकि मैंने corporate में काम किया ना जो मैंने देखा जब कभी when the task comes people have already given CV somewhere and they're jumping they'll just stop new consignment शुरू हुई है एक jump मिल जाएगा उधर चले जाओ इधर responsibility करो that साइक से ना तो वो सीख सकते ना वो उस ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रीब्यूट कर सकते
दे बिकम उनकी प्रवृत्ति वैसे बन जाती है, सर, हैबिट्स में आ जाता जैसे है वो। हमारा टास्क आता था कि जैसे कुछ नया प्रोजेक्ट आता है तो हमें एकदम से एक्साइटमेंट हो जाता था कि नया प्रोजेक्ट है, न्यू लर्निंग, क्योंकि हम एक अगर मैं कॉर्पोरेट्स वालों का, अगर मैं खुद का एक्सपीरियंस कहूँ तो हाँ, कुछ एक टाइम के बाद बहुत ज़्यादा बंदा अपने काम से बोर हो जाता है बिकॉज ही इज़ डूइंग द सेम थिंग। एंड अगर उसके बाद हमारे पास कुछ नई सर्विस पता लगता था कि हमें लॉन्च होने वाला है, सो इमीडिएटली एक स्पार्क आता था हमारे अंदर कि हाँ, दिस ब्रेनस्टॉर्मिंग स्टार्टेड कि भैया आप डिस्कस करो, इसके पॉइंटर्स निकालो, हाउ इट वुड वर्क अकॉर्डिंगली। सो न्यू प्रोजेक्ट आई बिलीव कि एक एंथुसियाज्म जरूर डालता है। हाँ, पिछले वाले को बंदा जरूर उस टाइम रोक देता है क्योंकि उसका सारा इंटरेस्ट उस टाइम शायद नए प्रोजेक्ट की तरफ चला था। सर, आप हिस्ट्री को आप कैसे देखते हैं? आप हिस्ट्री को एज इन कैसे समझते हैं कि लाइक किसी ने मुझे कहा था, मेरे को बड़ी अच्छी बात लगी कि हम लोग हिस्ट्री से सीखते नहीं हैं, हम हिस्ट्री कैरी करके चलते हैं, उसको अपने कंधे पर कैरी करके चलते हैं, उससे सीखते नहीं हैं। सो मुझे आप बताइए सर कि आप हिस्ट्री में कैसे क्या सीखते हैं कि कल्चर, वॉर और डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, क्योंकि आर्मी में जैसे मेरे फादर भी आर्मी में थे तो आई मेट ऑल काइंड ऑफ पीपल, हमारे सेंट्रल स्कूल में पढ़े हुए, तो वहीं पर हर किस्म के हर रिलीजन के हर लोग आते थे और हमारा ग्रूमिंग है ऐसे। लेकिन स्टिल अभी जिस बात पे मैं कह रहा हूँ कि हिस्ट्री को हम कैरी करते हैं, उसे एक्सपीरियंस नहीं लेते, उसे सीखते नहीं है, इसको आप किस चीज़ से देखते हैं हिस्ट्री को? Look, what is the history? History is the events which occurred years back behind us. कब से हिस्ट्री लेना चाहते हैं? मोस्टली अगर तो अपना बिहेवियर, अपना कल्चर और ये की बात करें तो हमारी फैमिली की हिस्ट्री होती है, एक नेशन वाइड हिस्ट्री है, ठीक है। जो नेशनल हिस्ट्री है उसके लिए नेशनल कैरेक्टर बनता है, अगर उसको जाने तो घर की अपनी खुद की फैमिली की हिस्ट्री को जाने तो अपनी फैमिली का एक कल्चर और उसका लॉन्चिंग पैड अच्छा बनता है। अगर अपनी घर की ही हिस्ट्री को हम ना तो जाने या उसके ऊपर कोई काम नहीं करें कि वहाँ पे किसने गलती की, किसने अभी जैसे मैं घर से बात करूंगा और नेशन की बाद में बात करूंगा। नेशन का बहुत बड़ी बात है, यू नो, आई विल नॉट गेट इन्वॉल्वड इनटू इट बिकॉज सिंस इट इज दिस थिंग, आई विल से इन अ सोशल लाइफ फैमिली हिस्ट्री लोगों को पता ही नहीं होती है। एंड ये इसको मैं अभी आर्मी के साथ अटैच करूंगा। आर्मी में जब हम कमीशन होते हैं तो हमारी यूनिट की हिस्ट्री को हमको डिटेल में पता होना चाहिए। कब रेज हुई थी, कौन कौन इन्होंने कमांड किया है, क्या क्या इन्होंने किया है, क्या इनकी अचीवमेंट्स हैं, नाम निशान नमक पर इन्होंने निशान करा है नहीं करा, हाउ आर दे विक्टोरियस, अगर नहीं हुए किसी में तो क्या किया कि नाउ दैट वी हैव बिकम गुड, या पहले बहुत अच्छे थे और अब हम गुड नहीं, क्यों नहीं है। सो दिस इज हाउ यू आइदर यू मेक द स्टैंडर्ड और यू मेंटेन इट और यू गो फॉरवर्ड। नीचे अगर आगे है तो इसका मतलब आपने हिस्ट्री नहीं पढ़ी है, क्योंकि व्हेन यू सी द हिस्ट्री तो फैमिली की हिस्ट्री में भी ऐसे होता है। मुझे मालूम है कि मेरी एक पीढ़ी ने ऐसे किया, दूसरी पीढ़ी ने ऐसे किया, तीसरी पीढ़ी ने किया, ये ऊपर ही ले जाते रहे हैं, है ना। पर कोई ऐसी पीढ़ी नहीं है जिसने कि किसी को खराब किया हो। अगर 6 लोग थे तो उसमें से 4 ने खराब किया, 2 ने अच्छा किया, बट स्टिल मेंटेन्ड, यू नो। तो दैट थिंग इज मेंटेन्ड। ऐसी नेशन वाइड का भी आप देख लो। अगर हम हमारी 2500 साल पुरानी हिस्ट्री है हमारे हिंदुस्तान की, हमने कभी किसी को इन्वेट नहीं किया। क्यों नहीं किया? बिकॉज वी वर वेल टू डू, हमको किसी को कुछ करने की जरूरत थी, हमारे हर चीज थी इंडिया में। क्यों हमने इन्वेट करने की जरूरत ही नहीं महसूस की? क्यों? जब हम घर में अच्छे हैं, हम किसी को क्यों पंगा लें? किस लिए? लोग आते थे कि यार ये चीज क्या है, इनके पास इतना सोने की चिड़िया होती कैसी सोने की चिड़िया? अगर सोने की चिड़िया है चलो कुछ एक पंख लें, यू नो, दैट टाइप ऑफ इशू। आई वाज बीन अ हिस्ट्री स्टूडेंट, तो वहां से सीखने की सबसे बड़ी चीज ये है कि जब से हिस्ट्री में बाहर के आए तो हम इतने ज्यादा डेवलप थे, लोगों को अपने अपने में ऐसे लगे हुए थे कि सिर्फ जिससे जो लड़ाई कर रहा है वही कर रहा है, कोई किसी ने इकट्ठे नहीं हुए। हम डाइवर्स, हम टूटे हुए रहे। सर, ये तो जैसे इंडस वैली आपका हड़प्पन राइट, तो ये वाला जो सेगमेंट है ये तो शुरू से अलग ही रहा है। ये बात में आज हमें समझ में आता है कि अभी दक्षिणा देखो, पता है क्या, हमारा जो इंडियन इन्वेडर्स का कॉरिडोर रहा है
वो ज़्यादा वेस्टर्न साइड से रहा है, जी। एंड सिर्फ हलाकू जो था वो ऊपर से आए थे, सब आए सर, ग्रीक से, तो ये यहीं से सारे, हाँ सब यहीं से आए हैं, और वहीं पर ही लोगों ने उनको ब्लॉक किया है, और कुछ एक बाय सी भी आए हैं, ऐसी नहीं कि बाय सी नहीं आए। अभी आपने पुर्तगालीज को देख लो, वो इधर से आए थे, सो आए इधर से भी हैं। Basically, starting was not war; it was a trade. Starting was a trade. कि we have this thing, you got this thing, and trade and this exchange. Actually, trade, through trade, people try to gain the information. Exchange of education, right? One is exchange of education, another is this trade, right? It started interacting with other people who were living in other countries. But अगर हम ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो वो भी ट्रेड करने आए थे। देखो, जो लोग एजुकेशन के लिए आते हैं और ट्रेड के लिए आते हैं, बेसिकली देयर इनपुट्स आर यूज्ड फॉर इन्वेडिंग कंट्रीज, कि कैसे लोग हैं वहाँ के, अपने अपने में ही खुश हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, बस बटे हुए हैं, या क्या है, कितनी नॉलेज है, नॉलेज बहुत है, अब पहले तो इनकी नॉलेज खराब करो, इनकी एजुकेशन खत्म करो, ताकि ये आगे स्ट्रेंथन ना हो सके। सर, क्या हम इतने कमजोर थे कि वो हमारी एजुकेशन और हमारे नॉलेज को, क्या हम नॉलेज वाइज इतने कमजोर थे कि वो हमें उसको आप कह रहे हैं कि खत्म करते थे जब वो फोर्सेस आई, फोर्सेस लेके, पहले इंफॉर्मेशन आ गई, अब जो भी आएगा रूल करना है, अब रूल करने के लिए मंदबुद्धि तो बनाना पड़ेगा ना लोगों को, मतलब उनकी एजुकेशन खत्म कर दो, ताकि ये किसी को कहीं कोई रेवोल्यूशन ना कर सके, इकट्ठे ना हो सके एक दूसरे के साथ, उनको ब्रेक करते रहो, डिवाइड एंड रूल करो, जैसे ब्रिटिशर्स ने किया था, सबको लिखा पता ही है। सो ऐसे ही कास्ट सिस्टम ले आओ, जबकि हमारे कास्ट थी नहीं, कहाँ थी कास्ट हमारे वर्ण थे, जाति नहीं थी, कास्ट तो वर्ड ही नहीं था हमारे कहीं, ये तो लेके आए हैं जबरदस्ती ब्रिटिशर्स। तक्षशिला की आप बात करते हैं? हाँ, तक्षशिला was the corridor to come to India, to enter India. Greek people वहीं से आए थे, यूनानी जितने भी थे, खुर्रम जितने भी थे, वहीं से आए थे। वहाँ पे एक गेट है, वहाँ गेट मीन दैट इज द एरिया फ्रॉम वेयर पीपल कैन कम इनसाइड। सो उस टाइम की बात है, तो अशोका के टाइम की बात है। अशोका was the one who ensured that तक्षशिला was regained. वहाँ पे भी इंडियन ही था, वहाँ पे तो इंडियन ही था, मतलब इंडियन राजा ही था ना, जो एक तरह से वो क्या बोलते हैं, काइंड ऑफ अ सूबेदार टाइप, हु वाज सपोज्ड टू लुक आफ्टर दैट एरिया, ठीक है, बट ही स्टार्टेड बिकमिंग, ही वांटेड टू टेक ऑन इंडिया, अखंड भारत नहीं बनाना देना चाहता था वो, तो वो अशोक को व्हेन ही वाज अ स्मॉल बॉय ऑफ 14 इयर्स ऑफ एज, तो हिज फादर, वो चंद्रगुप्त सन, जो इनके फादर थे, इनके अशोका के, he sent him there and he went by this thing is a big story. चल रहा है, सही चल रहा है, हाँ जी चल रहा है। So तक्षशिला में जब पहले अटैक हुआ और अंदर आए, तो उन्होंने देखा कि इसमें तो it has so much of knowledge, ठीक है, वहाँ का जो that there was a आप गए सर तक्षशिला यूनिवर्सिटी विजिट किया आपने? No, we cannot go, आर्मी वाले तो पाकिस्तान रह नहीं सकते। नहीं, ये आपका बिहार में भी तो है इनका तक्षशिला, नहीं इनका है शायद। तक्षशिला नहीं है, तक्षशिला तो इधर है ना। I remember कि somebody has just posted कि आज today she visited this तक्षशिला university and उसने काफी चीजें भी बताई वहाँ पर। हाँ, तक्षशिला जाते हैं लोग, पर अभी तक्षशिला तो बिहार में है ये, नालंदा है, नालंदा, तक्षशिला तो इधर है, हाँ नालंदा, हाँ नालंदा है अभी, हाँ वो तो अभी कुछ भी नहीं रही, क्या डेवलप नहीं किया, नालंदा है। तक्षशिला तो अभी पाकिस्तान में है, हाँ पाकिस्तान, we can't go, but तक्षशिला वो, अच्छा आर्मी पीपल cannot go पाकिस्तान? नहीं, generally people avoid in the sense because they can, there are no rules there, so even if you are not doing anything, they'll try and rope you in. So normally people avoid because I don't think that anybody would have taken clearance and gone. No question, clearance ही नहीं मिलती है पहली बार। सर कहाँ पर आप घूमे, कहाँ पोस्टिंग हुई आपके? पोस्टिंग्स तो मेरी हर जगह पे हुई है ना, फिर ऊपर से आई स्टार्टेड फ्रॉम लेह, आर्मी पीपल आर, कारगिल में आई गॉट कमीशन, देन दरभंग, फिर मध्य प्रदेश में ग्वालियर, फतेहगढ़, कानपुर,
यूपी का एरिया आ गया, देन महो, देन डाउन साउथ इन बैंगलोर, देन ऑफ कोर्स श्रीलंका, देन सिक्किम ऑन टॉप, सर देन आपको ऐसा लगता है कि जैसे इतनी जगह इतने स्टेट्स के लोगों के साथ इंटरेक्ट करके कुछ मेंटल मैच्योर बंदा होता है एक जैसे कि अगर हम बात करें कि जो मोहल्ले से बाहर नहीं निकलना, ही ऑलवेज गॉट स्टक इन धर्म जाति, जो शहर में आके गांव से निकल के शहर में आ जाते हैं, देन ही टॉक अबाउट दिस रिलीजन, जब वो गांव से निकल कर किसी और कंट्री में चले जाते हैं, देन दे स्टार्टेड अबाउट कंट्री कि मेरा कंट्री अच्छा है। तो ये ऐसा क्यों है? सिमिलरली अगर कोई यूरी गगारिन थे जो रशिया के फर्स्ट एस्ट्रोनॉट थे जो स्पेस पर गए, उन्होंने देखकर कहा कि माय अर्थ है ना, जो उनके मुंह से पहला वर्ड निकला कि देखकर कि माय अर्थ। तो ऐसा क्यों होता है कि हम अपने जहाँ से बाहर निकलते हैं तो उसके बाद हमें याद आता है कि ऐसा है, लाइक मतलब कि दैट द मतलब योर हॉराइजन, व्हेन यू कम आउट ऑफ अ प्लेस एंड सी लॉट ऑफ प्लेसेस, आप कुछ लोग होते हैं किसी चीज को देख के सीखते हैं, पॉजिटिव मैं लेकर। कह रहा हूँ एक्सपोजर से क्या मेंटल ग्रोथ भी होता है? ऑब्वियसली ट्रैवलिंग से, एक्सपोजर oh, से। a lot. I've been abroad, I've been in India. अब तो जब तक मैं नहीं गया था तो मेरे को पता ही नहीं था, लगता ही नहीं था। First time when I went to Milan, Italy, 1992 as a chief coach of Indian team, there's the World Shooting Championship, 46th World Shooting Championship, and I went to Italy, and we were in Milan. I don't think that when I came back, I thought, yeah, हमको तो 100 साल लगेंगे यहाँ तक आते, इतना लग जाते हैं। Because the way they have administration is there, किस तरीके से cleanliness है, किस तरीके से their time के पाबंद हैं। I went to Venice from Milan, the train and the clock, जो टिकट पे लिखा हुआ था उसी हिसाब से वो ट्रेन रुक रही थी, आते हुए भी जाते हुए भी। और हर 10 मीटर या 15 मीटर के बाद में एक वहाँ पे क्लॉक जरूर होता है। ठीक है, ऑन प्लेटफॉर्म यू विल फाइंड, आज तो हमारे भी लगे हैं, पहले उस टाइम तो कुछ नहीं होता था, तुम देखते थे कि यार बिल्कुल यहाँ लगी है, घड़ी का टाइम देखा, इधर देखा, अरे मुश्किल से 1 सेकेंड अप एंड डाउन होगा, 2 सेकेंड हो जाएगा। Seen ladies driving electric cars, no, electric buses, local buses were driven by females. Conductor was female, and we were at least, though I was in the army for so many years, ठीक है, I have seen quite a modern world, but we had not, जैसे मैं अभी किसी से बात कर रहा था कि though I have been a student of history, मैंने चाणक्य नीति बहुत ज़्यादा पढ़ी है, पर मेरे को उसको विजुलाइज नहीं कर सकता था मैं जब तक मैंने प्रोबेबली ये जो लोगों ने बाद में सीरियल्स बनाए हैं जिसमें चाणक्य के ऊपर सीरियल्स बनाए हैं, उससे जब देखा तो पता लगा कि चाणक्य नीति हाउ इट इज अप्लाइड, कैसे अप्लाई करनी चाहिए। एप्लीकेशन हम अपने आप से सोचते थे, कई चीजें सोचते ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सर बिल्कुल एप्लीकेशन किसी का भी नहीं चलता। मेरे को ऐसा लगता है कि टाइम इज, अगर कुछ समथिंग इज कांस्टेंट इज दैट इज चेंज, इट्स कंटिन्यूअसली, टाइम इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग, राइट। आज जो टाइम है वो कल का नहीं है, कल जो आज जो सही है वो कल गलत होने वाला है, ये तो श्योर है। ये तो है ना कि आज की एजुकेशन कल को गलत हो जाएगी, क्योंकि नई एजुकेशन जो सी है और आ जाएंगी, नए तत्व आ जाएंगे, नए लॉजिक्स आ जाएंगे और नई फाइंडिंग्स आ जाएंगी। तो अगर हम ऑलवेज लाइक दैट्स व्हाई आई सेड कि हम अपने हिस्ट्री को कैरी करके चलते हैं, उससे एक्सपीरियंस लेके नहीं चलते। देखो मेरी एक चीज बड़ी सिंपल सी चीज है, देयर इज नो पॉइंट, एक पंजाबी कहावत है, अगे दौड़ते पीछे चौड़, यू नो, जे ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਜਾਓਗੇ, यू नो, एंड पीछे तक कुछ नहीं जाओगे, थोड़ा बेस जो है ना वीक होएगा, तुम्हारी संस्कृति नहीं होगी। संस्कृति इज मोर इम्पोर्टेंट। Okay, slowly and gradually parents are being treated, they have been sent to old age home on the pretext that everyone is working, कौन देखेगा इनको। This is not, everyone is going to become a parent. The problem here is कि ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੁਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, you can't discard it, that is called attachment. One has to get detached, but for that you have to become yogi. You're not becoming, I'm not becoming yogi. So I cannot forget my संस्कार, मेरी संस्कृति जो मेरे घर वालों ने दी है मुझे, अगर मैं उसको देखूं ही ना, जो कि आजकल हो रहा है। आजकल बच्चों को पता ही नहीं कि यार
माँ बाप बोलते हैं सवेरे रात को जल्दी उठ जाओ, खुद 12-1 बजे तक सर जाओ। मैं यहाँ पर ना आपको थोड़ा सा मेरा एक क्वेश्चन आ रहा है कि जैसे कि बाहर की कंट्रीज में बच्चों को कहते हैं कि आप 16 के हो गए हो गो एंड अपना, या तो अगर आपको घर में रहना देन पे योर रेंट, अदरवाइज यू गो एंड फाइंड योर जॉब एंड स्टे इंडिपेंडेंटली, है ना, राइट। ये एक बाहर का फादर जो है ऑटोमेटिकली बच्चे को बाहर कर देता है ताकि वो लर्निंग आ जाए, वहाँ का कल्चर ऐसा है। हम यहाँ पर अपने बच्चे को इतना पकड़ लेते हैं कि अगर वो कहीं पर हाथ पैर भी मारना चाहता है घूम करने के लिए, बट फादर इज ऑलवेज अफ्रेड कि ये बागवान मूवी बना देगा, कल को बाहर जाएगा और मेरे को मिलने नहीं आएगा, राइट। तो यहाँ के पेरेंट्स का और वहाँ के कल्चर का, वहाँ के जो पेरेंट्स हैं जो कहते हैं कि गो एंड फाइंड योर ब्रेड एंड बटर, जाओ अपना कमाओ और अपना उस पर कर, ये चीज़ कहीं पर हमारी रुकती है यहाँ पर, कहीं पर ग्रोथ। देखो पता है क्या है, आई अंडरस्टैंड व्हाट यू ट्राइंग टू से, बट स्टिल आई विल ब्रिंग बैक, आई विल रिवाइंड। चीज क्या अच्छी है? अच्छी ये है जो लंबे अरसे तक चले। अगर हम पैदा हुए हैं, किसी ने हमको पैदा किया है, पेरेंट्स ने पैदा किया और हमको बढ़ाया है अपने लेवल पे। जिस पेरेंट्स ने सेक्रीफाइस की होंगी बच्चे याद रखते हैं, है ना। जिन पेरेंट्स ने सेक्रीफाइस नहीं की होंगी, जिन्होंने those who kept saying only but never followed the संस्कार्स और norms और traditions, so उनमें ये प्रॉब्लम आ रही है इंडिया में। अभी रही बात फॉरेन कंट्री में चले जाते हैं। फॉरेन कंट्री में शुरू से ये है कि मोमेंट अ पर्सन इज से स्कूलिंग इज डन, नाउ यू फेंड फॉर योरसेल्फ बिकॉज you have to earn your living. Reason they give is very clear and that is what it is, because cost of living is very high. They don't like to share anything with anybody. You'll be surprised when I'll just share with you one incident. US Army Marksmanship Unit people came to us in India. That is, I'm talking about 1991, Mao, and we were trained by the US Army Marksmanship Unit, and there were 2 first-class sergeants and 2 captains. They were all Olympians, and then we were being trained how to coach people. And they came from Fort Benning. So when they came, and the US, military attaches also used to come, and then they used to. I received them. ये वो सब कुछ हुआ. They were to stay with us for some time. You'll be surprised to know, some of us they used to smoke. Okay. Some officers were smoking. So whenever we used to have a get together in our houses, we used to call them for dinner or lunch or whatever. Some get together, everyone will call. That was the thing. When they were going out, and this officer was not smoking. Before smoking, he offered the cigarette to the US people, and they very happily took out and then they started smoking and all. But we had made such a good rapport with the people who had come from US, these 4 officers. And 2 officers and 2 first-class sergeants, that we started asking them, how if they were feeling very at home and then they were very happy. He said, anything you want, then बाद में तो ये बात होनी शुरू होगी, what do you like here and what do you not like here, and what is the thing there? He said, we are totally impressed by your social etiquettes. In India, in US, nothing can happen like this. That I said, first thing was when they had come to my house. And we were having a dinner. So that is the time when the officers from the US, the embassy, they had come. So since they are coming, so tum unko bhi bula lete. So we called them. So we all got together. We were 15 odd people listening, and we were having a party. And out of that, he says, so and so offered a cigarette to the officer who came from US embassy. We started looking at each other. He's offering a cigarette. And he took it very this thing. He says, in US, if he had taken out a cigarette, he wouldn't have offered anybody. He would have just taken it out and have your own cigarettes. Okay. Yeah. Then when they were going out, they were going back to US. So we organized the way we do it in the army. We give farewell always, We make sure that we live together, let's sign together and together. तो हम लोग jolly good fellow तो होता ही है, तो उसको बुलाया, उनको हमने we organized a small outing. Birsha is the place next to Mao. Birsha is a lake. We took our own cars and this thing, and उसमें generator ये वो लेके we
took our everything jing bang there only, and we had a good beat up there. Music system, speakers अपने खुद के, nothing उसके पे on rent मिलते नहीं थे, you know, और वो भी मॉल में कहाँ छोटा सा होता था. तो we अपने निकाले वहाँ लेके आए थे, and they were good guitarists. That's why we organized that, and हम में से भी बहुत talented थे. So we thought we should have a good beat up, and like we laid out a very good meals of eight this thing. They were so happy. He says, if this thing had to be done in US, you probably had to take a permission from president of US. Nobody would get together. He says, so much money I'm not going to pay. You pay for yourself. We're not going to do it. He says, and we're not paying anything. He says, this is what? I say, oh, come on, you're our guest. He said, what guest? I said, Atithi Devo Bhava. We ensure that anybody who's a guest, we look after them accordingly. And you are going to go tomorrow, day after, that's your flight. You're going the way, and we may not even meet hereafter, because you are staying in the US, we are staying here. It will be, these are the memories. And सर एक बैटरी कम है? नहीं सर ठीक है. ओके सर एक मेरे को जैसे एक अक्सर मेरे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि यूनियन स्टेट इंडिया इज लाइक यूनियन ऑफ स्टेट्स. यूनियन ऑफ स्टेट्स. अगर हम बाहर की कंट्रीज देखें, उनकी टेरिटरी और उनका पॉपुलेशन, वो एक ह्यूज टेरिटरी में बहुत लिमिटेड पॉपुलेशन है. उतनी पॉपुलेशन जितनी कि एक स्टेट में है, उनका पूरी कंट्री का पॉपुलेशन है, राइट? तो इफ विल से कि हमारी जो इंडिया है वो उसमें इतना पॉपुलेशन है कि एक स्टेट में इतना पॉपुलेशन है कि वेस्टर्न कंट्रीज का एक पूरा कंट्री बनता है, राइट? तो ये इतना यूनियन ऑफ स्टेट्स, इसको दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट यूनियन ऑफ स्टेट्स. पहले किंगडम था, किंगडम के बाद जमींदारी सिस्टम, एंड देन दे चेंज्ड इनटू वेरियस थिंग्स. तो इसको हम एक इंडिया इज लाइक इन वेस्टर्न बुक्स, इंडिया इज अ ग्रेट एग्जांपल फॉर दिस यूनिटी इन डाइवर्सिटी, राइट? तो आपको आर्मी में रह के कैसे लगा कि ये इतना बड़ा जो टेरिटरी है या इतनी बड़ी यूनियन है स्टेट्स का, ये कैसे मैनेज हुआ और ये कैसे चीज़ें चल रही हैं? actually, this is, I get involved to straight away say that national integration is a very, very important factor. People must gel with each other, and in India, earlier we were in small states, and we used to keep fighting with each other. And it was not united. It is not a United States. You know, United States of America. It is not United States of India. It is not United States of India. अभी भी छोटे states ही हैं. India is a union of states. Union states. अलग small states हैं. And they have their own governments running. You know, and nobody center is a center different. But they have got no say towards states. You know, they have their own way of doing things. And they help and they take some revenue, and this is a very simple thing, you know, कुछ ज़्यादा ऐसा नहीं चाहिए. As far as the culture is concerned, कहते हैं कि भाषाएं बहुत हैं, and then culture different हैं, ये है वो है. अभी national integration में क्या होता है कि if we take out the religion and the politics aside, we do understand that human nature is that we are not enemies of each other. Because I am staying in my house, I am working my own, I am earning my own bread, I am enhancing my knowledge, I am enhancing my position without putting somebody down. It is within the department, there may be some kind of a this thing, but in a society, in a sector, like, you know, sector से street है, तो उसमें एक दूसरे को जो दिखावा नहीं कर रहे हैं, they are the most happiest people. People who are दिखावा कर रहे हैं, वो ही प्रॉब्लम खड़ी करते हैं. People who get involved into politics वही प्रॉब्लम खड़ी करते हैं. जो those who start getting involved into you know religious होने की कोशिश करते हैं, they try to divide. Otherwise, fantastic. Everyone is very. हमने तो आर्मी में देखा है कि every type of religion, every type of language, every type of culture, people are made to stay together, and minimum people are 1,500, which I have commanded of people, though I was from pure Sikhalai, but I had some other elements also, those who were not Sikhs, but क्योंकि जो ट्रेडमैन होते हैं, कोई टेक्नीशियंस हैं, कोई क्लर्क्स हैं, ये वो, तो आपका फिर भी बाकी मजहब के लोग भी होते हैं, बाकी कास्ट के भी होते हैं, सारे सिखलाइट वाले नहीं होते हैं, तो वो सारे, तो वो दे ऑल स्टे टुगेदर. हमारे जन्माष्टमी भी होगी तो गुरुपुरब भी होगा, and we used to have a religious place
जहाँ पे सारे मंदिर गुरुद्वारा ये सब कुछ होता है इकट्ठा है. दैट इज द बिगेस्ट नेशनल इंटीग्रेशन. So this is what it is supposed to be learned by others by seeing this, you know. This is how I always, हमको अगर फर्स्ट क्वेश्चन was कि हमको क्यों गुस्सा, हमको गुस्सा नहीं आता. हमें समझते हैं कि ये छोटी सी चीज क्यों नहीं समझ सकते हैं. हमारे को गुस्सा नहीं है. मेरे को ये नहीं है कि आप ट्रैफिक पे जा रहे हो, आपको रेड लाइट दिख रही है ना यार, why are you jumping? जब आपको जंप करना पड़ेगा तब जंप नहीं करोगे. आग लगी भाग ना. आग बोलने में होंगे. Nobody will reach there to extinguish it. हैं तब नहीं आग बुझाने जाएगा कोई लड़ाई हो जाए, कुछ हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो गया तो वीडियो बना लेंगे, पर उसकी जाके फर्स्ट एड नहीं करेंगे, उसको उठाएंगे नहीं कि मेरे तो लाल कपड़े हो जाएंगे. This is very strange thing which is going on कि लोग वीडियो बनाने में हाँ. busy So हम तो कॉलेज की बात करता हूँ, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात हो रही है. ऐसी व्हाइट ड्रेस डाली थी मैंने, शूटिंग क्रिकेट मैच चल रहा था हमारे इंडिया कॉलेज में. अगर आप पिछली बातें कभी किसी से पूछेंगे तो बताएंगे. डेवी कॉलेज में एक हमारा बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन होता था, बास्केटबॉलर था, पर उसको बोलते थे मच्छर. वो हमारा सीनियर था बहुत ज्यादा. एंड एक साइकिलिस्ट होता हरी, और एक दो लोग लेफ्ट राइट, मैं नाम नहीं लूंगा, अच्छा नहीं लगेगा. तो बस ये इन मच्छर वॉज मर्डर्ड थे. आई मीन उसके पीछे हम क्या थे कि हमने देखा कि मच्छर भाग रहा है आगे, पीछे काफी लोग भाग रहे हैं उसके पर्चे लेके, और वो छड़ना नहीं, ये नहीं करना. एंड देन ही स्टार्टेड रनिंग एंड ही इज रनिंग, जलता जा रहा है, भागता जा रहा है, और उसके वो पीछे हम बाई चांस हमारी मैं बैटिंग करते हुए आउट हो गया था और मैं पानी पीने के लिए बाहर आ रहा था. हालांकि पानी वहां भी था, जो कैंटीन में चले जाएंगे थोड़ा उस तरफ, तो मैंने देखा ये एकदम से भाग रहे हैं. अब वो जाके हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में गया और उसको तब तक कट लग चुका था एंड ही वॉज ब्लीडिंग लाइक हेल. एंड वो टेबल पे ऐसे करके लेट गया, उसके यहाँ पे कट और पूरा का पूरा मतलब ब्लड ही ब्लड चल रहा है. मैंने कहा मच्छर उठाओ. सभी कह रहे, मैंने फटाफट उसको उठाया और बाहर की तरफ वो भागे. फिर बाकी हो गया था, सफेद कपड़े खराब हो गए, तो तब तक ऑलरेडी ऑलमोस्ट ब्लड रेड ही हो गया था. मेरे शूज भी क्रिकेट शूज थे वाइट, और मेरे को खेलना था जाके. तो बाई चांस एक और पड़ी हुई थी तो डाल दिया. पर लोग करते ही नहीं है, दे फील कि मेरे कपड़े ना खराब हो जाए, कौन उठाएगा. है ही नहीं, चक्कर ही नहीं. कोई नाले में गिर जाए, लोग नाले में अच्छा से उड़े हो, नहीं जाएगा. क्यों नहीं जाएगा? कपड़े कौन खराब करेगा, जूते कौन खोलेगा, क्यों खोल लूं मैं, क्यों खराब करूं. ये मेंटेलिटी ज्यादा है. दिस इज कॉल्ड, देयर इज नो कंपैशन, एंड दिस स्टार्ट्स फ्रॉम स्कूल, घर. अगर भाई के साथ कुछ हो गया तो पीपल शुड जस्ट, मतलब क्या कपड़े और क्या जूते और क्या, मतलब दैट इज गॉट नो मीनिंग. तो वो चीजें नहीं है. और यही एसएसबी में हम देखते हैं, किसके पास कंपैशन है, who has got that zeal. I mean, what is the bravery and foolhardiness में बड़ा एक थिन डिफरेंस है. ब्रेवरी वो होती है जो पता होते हुए भी कि मैं मर जाऊंगा पर मेरे को करना है, दैट इज ब्रेवरी. फूल हार्डनेस होती है, पता है कि मेरे लिए कुछ नहीं होने वाला, मेरे को मरना कुछ नहीं, मैं जंप मार दूंगा, मेरे को अपने आप बचा भी लेंगे, दैट इज फूल हार्डनेस. पता होते हुए भी तेरा जंप मारने से क्या हो जाएगा. हाँ, तब मारो जंप जब जरूरत है, एक्सटेंड करो हेल्प जब जरूरत है. जबरदस्ती दिखावे के लिए पॉलिटिशियंस क्या करते हैं, दिखावे के लिए कुछ भी करते, जब करना होगा फिर नहीं करेंगे. अनाउंस कर देंगे, वो चीज पहुंचती है वहां तक, नहीं पहुंचती. इसमें ब्यूरोक्रेट भी इन्वॉल्व है, देखा जाए. बिकॉज इफ सहायता ठीक टाइम पे नहीं पहुंच रही है और डिस्ट्रिक्ट उस बंदे तक नहीं जा रही है, अंत तक नहीं जा रही है, तो सभी चेन आ गई ना इन्वॉल्व. तो वही है ना, ये चीजें हैं इंटीग्रेशन. ठीक है सर, थैंक यू फॉर कमिंग.